नमस्कार, राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत आज पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के आयात निर्यात एवं अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव। आयात निर्यात, आयात का मतलब साधारण शब्दों में समझे आना और निर्यात का मतलब जाना। हमें जिस चीज वस्तु की आवश्यकता होती है उसका हम दूसरे प्रदेश से या देश से सामान मंगवाते हैं आयात, और जिस चीज की अधिकता होती है या हम उसका विक्रय करना चाहते हैं तो दूसरे प्रदेश या देश को देते हैं निर्यात। इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ता है, आइए चर्चा करते हैं। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में जो आयात की जाने वाली है वस्तुएं उनके बारे में जाने। चाय, संगमरमर, दाल, सेब, अंगूर, प्याज, मशीनरी सामान आदि। ये उत्तर प्रदेश अपने निकटवर्ती प्रदेशों से इन वस्तुओं का आयात करता है एवं कुछ वस्तुओं का निर्यात भी उत्तर प्रदेश से होता है। आइए जानें। निर्यात में चीनी, चावल, चूड़ियां, कांच के बने वस्तुएं, कृत्रिम अंग, चमड़े की वस्तु आदि। क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन सबसे अधिक होता है इसलिए चीनी का निर्यात ये अपने प्रदेशों को करता है, निकटवर्ती क्षेत्रों को। इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है आयात और निर्यात का। आयात का मतलब है यदि उद्योगों के लिए इनको कंप्यूटर की आवश्यकता है, बड़ी बड़ी मशीनों की आवश्यकता है या वाहन की आवश्यकता है, तो जब हमारे प्रदेश में या हमारे पास नहीं है हम उसका आयात करेंगे तो उससे जो विकास का रुक रहे हैं या बाधित हो रहे हैं वो विकास का आगे जाएंगे और हमारा प्रदेश विकास करेगा। निर्यात का मतलब है कि जब हम निर्यात करेंगे तो जो उससे धन प्राप्त होगा वो अपने विकास काम में लगाएंगे। यानी आयात निर्यात दोनों मिल करके हम कह सकते हैं हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालते हैं, विकास के क्षेत्र में, औद्योगिक विकास के क्षेत्र में, मानव के विकास के क्षेत्र में इत्यादि। अब आगे पढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था हो गया कि विकास तेजी से होता है, आर्थिक विकास तेजी से होता है, सामाजिक विकास में गति पकड़ती है, उद्योग का विकास होता है एवं मधुर संबंध स्थापित होता है। जब किसी से हम आयात निर्यात व्यापार करते हैं, पड़ोसी प्रदेश हो या देश हो, तो उससे अच्छा मधुर संबंध होता है एवं रीति रिवाज संस्कृति भी जानने सीखने का मौका मिलता है। अगला टॉपिक देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, पुरातात्विक कलाएं, मेले, पर्व, तीर्थ स्थल, विरासत का संरक्षण। पुरातत्व का मतलब है ऐसे पुराने तत्व के अवशेष जो जमीन खोद के निकाले गए, प्राचीन कालीन हो, जिसमें मुद्रा, मूर्तियां, बर्तन आदि। हमारा उत्तर प्रदेश प्राचीन सभ्यता का स्थल रहा। यहाँ पर रामायण और महाभारत के भी साक्ष्य मिले हैं। हमारा प्रदेश इतिहास के क्षेत्र में, सभ्यता के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में एक विकसित प्रदेश रहा है। देश भी विकसित है और हमारा देश भी इस मामले में देश प्रदेश दोनों ही धनी रहा है। आगे देखते हैं। संग्रहालय, जो हमारी पुरानी विरासत है उसको सुरक्षित रखने में संग्रहालय की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें राजकीय संग्रहालय लखनऊ कुछ नाम है, सारनाथ संग्रहालय, आगरा संग्रहालय, कुशीनगर संग्रहालय, इलाहाबाद संग्रहालय आदि। इन स्थानों पर पुरातात्विक वस्तुओं को सुरक्षित रखा जाता है, दुर्लभ वस्तुओं को सुरक्षित रखा जाता है। आने वाली पीढ़ी के जानकारी के लिए वो देखे, जाने, समझे कि हमारे देश में कितनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का वास रहा है। आगे देखते हैं। कलाएं, जिसमें विभिन्न कलाएं हैं, जिसमें राज ललित कला अकादमी संस्थान लखनऊ, संगीत नाटक संस्थान लखनऊ, राजकीय कथक संस्थान आदि। ये हमारे देश की कलाओं को प्रोत्साहन देने काम करते हैं। विभिन्न संस्थान है, वो नाटक क्षेत्र में हो, संगीत के क्षेत्र में हो या किसी अन्य क्षेत्र में हो, वो हमारे देश के नए प्रतिभावान जो प्रशिक्षु हैं, बच्चे हैं, उनको प्रोत्साहन देने का काम करते हैं कि आए और सीखें। आगे देखते हैं। मेला, हमारा देश भी मेले का रहा है और प्राचीन भी हमारा जो
देश है, प्रदेश सब मेलों से हम कह सकते हैं कि साल भर मेला होता रहता है। प्रत्येक महीना कोई ना कोई छोटा बड़ा मेला पर्व रहता है। कुछ प्रमुख मेला देखते हैं। नौचंदी का मेला, मेरठ। नौचंदी मेले का नाम है और स्थान है। प्रश्न बन सकता है कि उत्तर प्रदेश के कोई दो मेले का नाम बताइए, तो जो बता इसमें से कुछ आप बता सकते हैं जो आपको उचित लगे। नौचंदी का मेला मेरठ, कुंभ का मेला इलाहाबाद, इलाहाबाद में कुंभ का मेला, अर्ध कुंभ का मेला, माघ का मेला आदि मेला जो समय समय पर लगता है। इसका जो वर्तमान नाम है प्रयाग है। यहाँ संगम नगरी है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं। इसके बाद है रामनवमी का मेला। ये मथुरा, अयोध्या आदि धार्मिक नगरों में लगता है, जहां बड़ी मात्रा में हमारे देश के लोग जाते हैं, स्नान करते हैं और अपने धार्मिक आस्था से जुड़े स्थानों का दर्शन करते हैं। अगला है सैयद सलार का मेला, बहराइच में बड़े पैमाने पर लगता है। खिचड़ी का मेला जो मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है, गोरखपुर में बहुत प्रसिद्ध मेला है। लाखों लोग आते हैं और दर्शन करते हैं। पशु मेला जो ऊंट से संबंधित है, आगरा में लगता है इत्यादि। ये कुछ मेले के नाम है। प्रश्न बनता है कोई दो मेले का नाम बताइए उत्तर प्रदेश का। इसमें सब कोई दो जो आप बताना चाहें आप बता सकते हैं। खिचड़ी का मेला गोरखपुर, नौचंदी का मेला मेरठ। आगे देखते हैं। त्योहार। हमारे देश में, प्रदेश में विभिन्न जात समुदाय के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं और त्योहार मनाते हैं और उनके बारे में चर्चा करते हैं। हिंदू संप्रदाय, हिंदू धर्म में होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी आदि। समय समय पर हम ये कहें कि प्रत्येक माह कोई न कोई छोटा बड़ा मेला या पर्व रहता ही रहता है। मुस्लिम संप्रदाय में ईद, बकरीद, मुहर्रम, शबे बारात आदि। सिख समुदाय में बैसाखी का और गुरु नानक जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म का जो बड़ा पर्व है बुद्ध पूर्णिमा, उनका बहुत ही बड़ा पर्व है। जैन धर्म का महावीर जयंती बड़े उत्साह के साथ ये सांप्रदायिक लोग मनाते हैं। ईसाई धर्म क्रिसमस, ईस्टर, गुड फ्राइडे आदि। प्रश्न इसमें से कुछ भी बन सकता है कि ईसाई धर्म का कोई दो त्योहार का नाम बताइए, तो बता सकते हैं क्रिसमस और ईस्टर या गुड फ्राइडे। ठीक है। अब आगे देखते हैं। तीर्थ स्थल। हमारा देश तीर्थ स्थलों का देश कह सकते हैं, प्रदेश है कि पूरे भारत में यदि हम घूमे तीर्थ स्थल का लिस्ट बना के तो साल भर घूमने में ही लग जाएगा। इतना बड़ा देश है, इतना अधिक तीर्थ स्थल है। देखते हैं आगरा। कुछ स्थलों का नाम। आगरा का जब नाम लेते हैं तो ताज नगरी का नाम अपने आप आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक आश्चर्य है ताजमहल। ताजमहल है यहाँ। फिर आगरा का किला है और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा आदि। जौनपुर में अटाला मस्जिद, जौनपुर में अटाला मस्जिद। इलाहाबाद में पातालपुरी मंदिर है, वहाँ अक्षय वट है। ये संगम के किनारे का स्थल है और संगम नगरी तो है ही है। और संगम नगरी के तट पर ही हनुमान जी का बहुत विशाल मंदिर है। यहाँ विशेषता ये है कि जो हनुमान जी की मूर्त है वो लेटी हुई है। हनुमान जी की जो मूर्त है वह लेटी हुई है और यही कारण है कि जब हमको जाते हैं तो जमीन से नीचे है, जमीन से नीचे भी है और वह मूर्त जो है लेटी हुई भी है। अनोखी विशेषता है इत्यादि। अब अगला शहर है बनारस। बनारस तो मंदिरों का नगर कहा जाता है। यहाँ विश्वनाथ प्रसिद्ध मंदिर है जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। अयोध्या। अयोध्या का नाम लेते हैं तो राम जन्मभूमि का नाम स्वतः आ जाता है एवं विभिन्न यहाँ पर अयोध्या में जाएंगे तो कनक मंदिर है, वहाँ पर शाम को आरती होती है, हनुमान जी का मंदिर आदि। मथुरा। मथुरा कृष्ण का जन्म स्थली है और अन्य भी यहाँ
दर्शनीय स्थल है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न बनता है कि उत्तर प्रदेश के कोई 2 तीर्थ स्थल का नाम बताइए। तो आप जो आपको उचित लगे, आगरा, इलाहाबाद आदि बता सकते हैं। कुशीनगर, नाम से जब कुशीनगर का नाम लेते तो महात्मा बुद्ध की छवि अपने आप आ जाती है। महात्मा बुद्ध ने इस पावन धरती पर मोक्ष की प्राप्ति की थी। बौद्ध धर्म में इसको महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। इसके अलावा चीनी मंदिर, जापानी मंदिर, स्तूप आदि है, ये बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इसके अलावा जो अन्य नगर है, गोकुल है, चित्रकूट आदि है। संरक्षण, इसका संरक्षण तभी हो पाएगा कि हम जागरूकता रखें। जो हमारे तीर्थ स्थल हो या पुरातात्विक हो, साक्ष्य हो या संग्रहालय हो या कोई भी स्मारक हो, उसकी हम अपनी संपत्ति मान के सुरक्षा करें, तभी उसका संरक्षण हो पाएगा। जैसे हम अपनी संपत्ति की सुरक्षा करते हैं, बाहरी हानिकारक तत्वों से बचाते हैं, ठीक उसी प्रकार इसकी भी सुरक्षा हमको करना होगा। अगला टॉपिक देखते हैं, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ एवं प्रकार व रोकथाम। पर्यावरण प्रदूषण 2 शब्दों से मिलकर बना। परिधन आवरण, जो हमारे आसपास का वातावरण है वो पर्यावरण हो गया। इसका अर्थ क्या है पर्यावरण प्रदूषण का? इसमें मुख्य रूप से जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि के भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणों में बाहरी तत्व के कारण जो परिवर्तन आता है, जिसके कारण उसकी गुणवत्ता में कमी आती है। तो ऐसे परिवर्तन को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। यानी बाहरी तत्वों के प्रभाव से जब इनकी गुणवत्ता में कमी आए उसको पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं, जिसमें मानव क्रियाकलाप का अधिकांश रोल होता है। बाकी पर्यावरण प्रदूषण बहुत कम मात्रा में उसकी भूमिका होती है। प्रदूषक किसे कहते? एक शब्द है, ऐसे तत्व, ऐसे पदार्थ या वस्तु जिससे प्रदूषण होता है। ऐसे पदार्थ या वस्तु जिससे प्रदूषण होता है उसको प्रदूषक कहते हैं। जैसे जल प्रदूषण से औद्योगिक अपशिष्ट या घरेलू अपशिष्ट, ये प्रदूषक हो गए। अगला देखते हैं, पर्यावरण के प्रमुख कारक, भौतिक कारक या अजैविक कारक या अभौतिक कारक, जैविक कारक। भौतिक में जिसमें हम कह सकते हैं कि जिसमें जानना हो, जैसे जल है, वायु है, भूमि है। और अभौतिक में सजीव, जैसे वनस्पतियां हैं, जीव हैं, मनुष्य है आदि। इसके प्रकार पर्यावरण के कौन कौन से प्रदूषण प्रमुख रूप से है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण जिसको शोर प्रदूषण भी कहते हैं, एवं नाभिकीय या रेडियोधर्मी प्रदूषण। जल प्रदूषण, जल का मतलब जब जल की गुणवत्ता बाहरी तत्वों के कारण कमी आ जाए तो वो जल प्रदूषित होता है, गंदा हो जाता है, उसको जल प्रदूषण कहते हैं। इस समय हमारे धरती पर लगभग 3% स्वच्छ जल है, वो भी मात्रा दिन पर दिन घटती जा रही। जब नया सर्वे आएगा तो उससे बहुत कम, बाकी जो है 90 से अधिक, लगभग 93% जो है वह समुद्रों में जल है जो खारा है। बाकी 4% लगभग बर्फ के रूप में जमा है। और जल के जो प्रमुख स्रोत है हमारी पृथ्वी पर वह है महासागर, नदी, तालाब, कुआं, पोखरा आदि। कौन से कारण है जल प्रदूषण के? आइए चर्चा करते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट और घरेलू अपशिष्ट प्रदूषण, मुख्य रूप से औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, वाहित मलमूत्र, रेडियोधर्मी पदार्थ, जल में कूड़ा कचरा फेंकने से, शव फेंकने से, पेट्रोलियम भंडार के रिसाव से, प्राकृतिक कारण ज्वालामुखी आदि से होता है। जब औद्योगिक अपशिष्ट, बेकार पदार्थ वो नदी या किसी जल स्रोत में छोड़ दिया जाता है तो हानिकारक रसायन से जल प्रदूषित हो जाता है। घर से में जो बेकार अपशिष्ट है, कूड़ा कचरा पॉलीथीन है, वो भी जल स्रोत में डाल दिया जाता है। कृषि अपशिष्ट का मतलब है कृषि में जब रासायनिक
पदार्थ का प्रयोग करते हैं, कीटनाशक दवा का प्रयोग करते हैं, तो वर्षा के द्वारा या जल के द्वारा उबह करके जल स्रोत में चला जाता है। वही तो मलमूत्र भी जल स्रोत में जाके गंदा करते हैं। रेडियोधर्मी जब विस्फोट होता है तो रेडियोधर्मी पदार्थ भी वायु को प्रदूषित करते हैं, जल में कूड़ा कचरा शव फेंकने से। और पेट्रोलियम पदार्थ के अंतर्गत जब भंडार से निकाला जाता है तो रिसाव से या भरने या आदि से कुछ मात्रा जल में गिर जाते हैं। प्राकृतिक कारण ज्वालामुखी भूस्खलन भी कभी कभी जल को प्रदूषित कर देते, लेकिन ये बहुत कम होते हैं। अधिकांश जो कारक हैं वो मानवीय कारक हैं। कुप्रभाव ये है कि मनुष्य को जब प्रदूषित जल से विभिन्न बीमारियां होती, जैसे टाइफाइड, पेचिस, क्षय रोग, पीलिया आदि। प्रश्न बन सकता है कि खराब पानी पीने से कौन सी 2 बीमारी होती है, तो आप कह सकते हैं टाइफाइड और पेचिस। इसका रोकने का उपाय क्या है? जो कारण वही निवारण है, कि ये सारे चीज जो कारण है वो औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट नदियों में न गिराया जाए, कूड़ा कचरा ना फेंका जाए, वाहित मलमूत्र जल के स्रोत में ना डाला जाए, कृषि अपशिष्ट जल में ना डाला जाए आदि। हम जागरूक रह के जल को प्रदूषण होने से बचा सकते हैं।